नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में हम ट्विशा शर्मा की दुखद मौत से जुड़े उस बेहद पेचीदा और विवादित मामले का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं। हम आधिकारिक टाइमलाइन, दोनों परिवारों के बिल्कुल अलग दावों और मेडिकल रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच करेंगे ताकि इस घटना की असली तस्वीर साफ हो सके। इस पूरी त्रासदी की परतों को अच्छे से समझने के लिए हमारा ये एक्सप्लेनर मुख्य रूप से 5 अहम हिस्सों में बटा है। शुरुआत करेंगे उन आखिरी पलों की टाइमलाइन से, फिर जानेंगे कि ट्विशा शर्मा आखिर थीं कौन, उसके बाद दोनों पक्षों के दावों की तुलना करेंगे, पुलिस और मेडिकल जांच के नतीजों को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे मौजूदा कानूनी लड़ाई की। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, अंतिम क्षण। सीधे उस 12 मई की टाइमलाइन पर चलते हैं जब ट्विशा शर्मा भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थी। ये टाइमलाइन वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखिए कैसे सिर्फ कुछ घंटों के भीतर हालात पूरी तरह से बदल गए। शाम 7:30 बजे वो पार्क से टहलकर लौटती हैं, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन फिर रात 9:47 पर वो अपने पिता को डिस्ट्रेस में एक मैसेज करती हैं। रात 10:05 पर मां को किया गया एक बेहद भावुक कॉल अचानक से कट जाता है। 10:15 पर ससुराल वाले आखिरकार फोन उठाते हैं और महज 5 मिनट बाद 10:20 पर परिवार को यह दहला देने वाली खबर मिलती है कि ट्विशा सांस नहीं ले रही है। 10:05 से 10:20 के बीच के वे 15 मिनट यही इस पूरी जांच का सबसे बड़ा केंद्र बन गए हैं। भाग 2, ट्विशा शर्मा कौन थीं? सुर्खियों और विवादों से परे इस कहानी की गहराई में जाने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि असल में वो कैसी इंसान थीं। 33 साल की ट्विशा एक बेहद टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी महिला थीं। 2012 में उन्होंने मिस पुणे का ताज जीता था, मुग्गरू मोनागल्लू जैसी तेलुगु फिल्मों में काम किया और फिर 2024 में MBA पूरा करने के बाद वो जर्मनी की एक कंपनी में कम्युनिकेशंस मैनेजर बन गईं। फिर एक डेटिंग ऐप के जरिए उनकी मुलाकात भोपाल के एक नामी वकील समर्थ सिंह से हुई और दिसंबर 2025 में दोनों की शादी हो गई। उनका जीवन सच में कई सफलताओं से भरा हुआ था। अब आते हैं भाग 3 पर, 2 विरोधी दावे। इसे हम रशोमोन प्रभाव भी कह सकते हैं, जहां एक ही घटना की 2 बिल्कुल अलग-अलग कहानियां हैं। इस केस का सबसे उलझा हुआ पहलू यही है। कहानी पूरी तरह से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ माता-पिता हैं जो दहेज के लिए प्रताड़ना, शारीरिक शोषण और जबरन गर्भपात का दबाव डालने के बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्विशा तलाक चाहती थी। और दूसरी तरफ ससुराल पक्ष का बचाव है। उनका दावा है कि ट्विशा ने खुद अपनी मर्जी से गर्भपात करवाया था, वो एक गृहिणी के रूप में ढलना नहीं चाहती थी और उसने काफ़ी मात्रा में मैरिजुआना यानी गांजा पीने की बात भी कबूल की थी। ये दोनों कहानियां एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। माता पिता अपने दावों को साबित करने के लिए डिजिटल सबूतों का सहारा ले रहे हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज देखिए जिसे ट्विशा ने कथित तौर पर अपनी मां को भेजा था। क्यों भेजा मुझे यहाँ, ये यहाँ बात ही नहीं कर रहा है। इस एक मैसेज में छिपी हताशा और बेबसी को साफ महसूस किया जा सकता है। ये एक ऐसी महिला की तस्वीर पेश करता है जो खुद को वहां फंसा हुआ महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी ओर ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो खुद एक रिटायर्ड जज हैं, इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करती हैं। उनका साफ कहना है वे केवल दबाव बना रहे हैं, उनका इरादा सिर्फ समर्थ को जेल भेजना है। उनका मानना है कि माता-पिता इस दुखद घटना का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहे हैं ताकि उनके बेटे को फंसाया जा सके। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती। पैसों के लेन देन को लेकर भी दावे बिल्कुल अलग हैं। माता-पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए दहेज की मांग की थी, लेकिन सास का कहना है कि उन्होंने खुद ट्विशा को 8 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे और जब उन्होंने पूछा कि वो पैसे कहां खर्च हुए, तब जाके विवाद शुरू हुआ। हर एक पहलू पर दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। भाग 4, पुलिस और मेडिकल निष्कर्ष। चलिए अब परिवारों के इन भावनात्मक दावों से थोड़ा पीछे हटते हैं और निष्पक्ष फोरेंसिक सबूतों की बात करते हैं। देखते हैं आधिकारिक जांच में क्या सामने आया है। एम्स भोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण एंटीमॉर्टम हैंगिंग बताया गया है। अब ये जानना जरूरी है कि फोरेंसिक विज्ञान में इसका मतलब क्या होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि फांसी लगने के समय वो व्यक्ति जीवित था, यानी मौत से पहले की स्थिति। ये फोरेंसिक सबूत का एक ऐसा अहम हिस्सा है जिसके आधार पर भोपाल पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मामले की जांच पूरी तरह से आत्महत्या के रूप में कर रही है, न कि हत्या के रूप में। तो मेडिकल जांच में असल में क्या क्या मिला? पहला, लिगेचर द्वारा एंटीमॉर्टम हैंगिंग यानी फांसी से मौत। दूसरा, 1 हफ्ते पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी MTP की पुष्टि हुई, जो सांस के दावे से मेल खाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शरीर में ड्रग्स या किसी भी नशीले पदार्थ का कोई नामोनिशान नहीं मिला। इससे ससुराल वालों का गांजा पीने वाला दावा पूरी तरह से खारिज हो जाता है।
साथ ही शरीर पर जो खरोंचें मिली उन्हें बिल्कुल सामान्य बताया गया है। खैर, इस जांच में एक बहुत बड़ी प्रक्रियात्मक चूक यानी प्रोसीजरल लैप्स भी हुई है। पुलिस ने खुद माना है कि जिस बेल्ट का कथित तौर पर घटना में इस्तेमाल हुआ था उसे समय पर पोस्टमार्टम केबल पर नहीं लाया गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि बाद में जब उस बेल्ट की फोरेंसिक जांच हुई तो उससे भी आत्महत्या की ही पुष्टि हुई। लेकिन इस देरी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इसके लिए एक अलग जांच भी शुरू की गई है। और अंत में भाग 5 कानूनी लड़ाई। अब इस एक्सप्लेनेटर का रुख उस हाई प्रोफाइल कानूनी लड़ाई की ओर करते हैं जो इस समय तेजी से आगे बढ़ रही है। 10,000 रुपए, ये वो नकद इनाम है जो पुलिस ने फरार पति समर्थ सिंह पर घोषित किया है। दहेज हत्या और क्रूरता के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही वो पूरी तरह से गायब है और पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। कानूनी मोर्चे पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। व्हाट्सएप चैट्स को देखने के बाद कोर्ट ने पति की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। सास को जमानत तो मिल गई है, लेकिन उन्हें कंज्यूमर फोरम के पद से हटाए जाने का सामना करना पड़ रहा है। इधर कोर्ट ने माता-पिता की दूसरा पोस्टमार्टम कराने की मांग को ठुकरा दिया है, लेकिन शव को -80 डिग्री पर सुरक्षित रखने का आदेश जरूर दिया है। और इन सब के बीच भारी दबाव के चलते मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है। लेकिन माता-पिता का डर कुछ और है। उनका आरोप है कि सास ने एक रिटायर्ड जज होने का पूरा फायदा उठाया है। उनका कहना है कि मौत के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने न्यायिक संपर्कों और सीसीटीवी लगाने वालों को फोन किया था। यही वजह है कि परिवार को लगता है कि भोपाल के लीगल सिस्टम में ससुराल वालों की मजबूत पकड़ होने के कारण पूरी जांच को प्रभावित किया जा सकता है। और यहीं आकर ये पूरा मामला एक बेहद जटिल सवाल पर टिक जाता है। जब निष्पक्ष फॉरेंसिक सबूत स्पष्ट रूप से आत्महत्या की तरफ इशारा कर रहे हों, लेकिन परिस्थितियां और प्रभाव के गंभीर आरोप परिवार और जनता को लगातार सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हों, तो ऐसे में न्याय प्रणाली कैसे समाधान निकालती है? मेडिकल तथ्यों और कथित साजिश के बीच फंसे इस मामले में निष्पक्ष न्याय का रास्ता खोजना किसी चुनौती से कम नहीं है। ये एक